उत्तर भारत एक समय था जब यहाँ के मैदान सिर्फ वन और नदियों से भरे थे। धीरे धीरे यहाँ उभरे महाजनपद राज्य, जिन्होंने व्यापार और सेनाओं से अपनी पहचान बनाई। फिर आए चंद्रगुप्त मौर्य, एक युवा राजा जिसने नंदों को हराकर भारत को एक सूत्र में बांध दिया। नंदों का शान और ढान सब कुछ एक नए युग के आगे झुक गया। अशोका ने साम्राज्य को उस ऊंचाई तक पहुंचाया जहां से भारत का नाम दुनिया तक गया। लेकिन कलिंग युद्ध ने उसे बदल दिया। तलवार छोड़कर उसने अहिंसा का मार्ग अपनाया। बुद्ध के संदेश के साथ भारत से निकला एक अलग ही प्रकाश, जिसे पूरा एशिया महसूस करने लगा। कुशन वंश, जिसने भारत को व्यापार का केंद्र बनाया, उनके रास्ते रोम तक पहुंच गए। कनिष्क, एक ऐसा राजा जिसे युद्ध और धर्म दोनों का समझ था। उस समय के बंदरगाहों पर व्यापार अपने शिखर पर था। सिक्के, कपड़े और विचार सब घूम रहे थे। फिर 320 ईस्वी में उभरा गुप्त साम्राज्य। भारत का सुवर्ण युग शुरू हुआ। नालंदा जैसे विश्वविद्यालय बने, जहां दुनिया भर के विद्यार्थी सीखने आते थे। ओम मणि पद्मे बुद्धं शरणं गच्छामि। इसी युग में आर्यभट्ट ने आकाश के सितारों को गणित से समझा दिया। गुप्त काल में कला और विज्ञान दोनों को अपना सोने का दौर दिया। बाजारों में संगीत, नाच और व्यापार एक जीवंत सभ्यता का रूप था। फिर आए राजा हर्षा, जिन्होंने युद्ध के बजाय शांति और ज्ञान का रास्ता चुना। नालंदा के प्रांगण में विद्वान तर्क करते रहे। विचारों का समुद्र था वो जगह। समय के साथ महान साम्राज्य धूल बन गए, लेकिन उनके निशान जिंदा रहे। भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटता गया, पर कहानी कभी रुकी नहीं। मौर्य के स्तंभ, गुप्ता के सिक्के और नालंदा के अवशेष सब मिलकर एक इतिहास बनाते हैं। आज के आर्कियोलॉजिस्ट उन्हीं कहानियों को मिट्टी से निकाल रहे हैं। प्राचीन भारत के वंश मिट गए, पर उनकी विरासत आज भी हमारी पहचान में सांस लेती है।